सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो ये आपका सब्जेक्ट है इनलैंड फिशरीज, उसमें जो आपका टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन ऑफ इनलैंड फिश कैच स्टैटिस्टिक्स। मीन्स कि जब भी जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि फिश प्रोडक्शन का डेटा दिया रहता है, जो आपका सोफिया पब्लिकेशन होता है, एफ से भी जो भी पब्लिकेशन होता है, या फिर सिंपली जो हमारे जो इंडिया में जो भी जो मिनिस्ट्री से पब्लिकेशन डेटा पब्लिकेशन होता है, वो सब कैसे होता है, तो उसका डेटा कलेक्शन कैसे होता है, कहाँ कहाँ से क्या डेटा लिया जाता है, ओके, किस किस मेथड से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि उसको एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कि हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकें या फिर हम देख सकें कि प्रोडक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है। ओके, किस स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, किस स्टेट में प्रोडक्शन कम हो रहा है। ओके, मार्केट की कंडीशन कैसी है। ओके, तो ये सब जो है जो भी ये इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज। ओके, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है वो आफ्टर डेटा कलेक्शन के बाद में हमें दी जाती है, जो कि पब्लिश की जाती है। तो फर्स्ट थिंग सो फर्स्ट थिंग है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं या फिर उसका क्या यूज होता है। ओके, सो द फ्रेज फिशरीज डेटा इज अ जनरल वे ऑफ रिफरिंग ऑफ डेटा दैट में बी यूज इन मैनेजमेंट। मतलब कि किस लिए यूज होता है, मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। फिशरी सेक्टर का मैनेजमेंट मतलब कि मान लीजिए जो भी आपकी एक वाटर बॉडी है, ओके, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वहाँ पर फिश कौन कौन सी फिश को जैसे कैच करने के लिए अलाउ करना है, किस साइज की फिश को हम अलाउ करेंगे कैच करने के लिए। ओके, जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो भी फिशेस के जो फिंगरलिंग्स होती हैं, ओके, उनको क्या है कैच करने के लिए अलाउ नहीं करने दिया जाता है। क्यों नहीं करने दिया जाता है कि आप स्मॉल छोटे स्टेज पे ही अगर बच्चों को पकड़ लेंगे तो वो क्या है एडल्ट में नहीं जा पाएंगे। वो फिर क्या करते हैं, जो ब्रीडिंग नहीं करेंगे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो सस्टेन नहीं रह पाएगी। ओके, और दूसरी चीज़ है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या देखा जाता है कि मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। ओके, क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जैसे होती है ना, पॉलिसीज़ बनाती रहती है कि कोई एक वाटर बॉडी है, उसको कौन मैनेज करेगा। गवर्नमेंट करेगी, मान लीजिए गवर्नमेंट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो भी उस वाटर बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, जो उससे कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, वो मैनेज करेंगे। ओके, या तो दोनों गवर्नमेंट और जो पीपल हैं, जो भी फिशरीज कम्युनिटी है, उनका ज्वाइंट एफर्ट होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ओके, सेकेंड थिंग है कि किस लिए डेटा कलेक्शन किया जाता है, फॉर कॉमर्शियल यूज़ के लिए। कॉमर्शियल यूज़ हो गया मतलब कि जो भी जैसे कि मान लीजिए कि फिश फार्मर की अगर हम बात करें तो उनकी क्या कंडीशन है। ओके, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे तो सोशल कंडीशन में हमारा आ जाएगा उनकी जैसे एज कितनी है। ओके, मतलब एक जैसे हमने एक फिशिंग कम्युनिटी को ले लिया, तो उस कम्युनिटी में जो फिशरमैन हैं, ओके, वो किस किस एज ग्रुप के हैं। ज़्यादातर फिशरमैन किस एज ग्रुप के हैं, यंग के हैं, ओल्ड के हैं, या फिर मीन्स एडल्ट नहीं है, बच्चे हैं। और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आ जाएगा कि वो फिशरीज एक्टिविटी से, चाहे वो फिश कल्चर कर रहे हैं या तो फिर कैप्चर कर रहे हैं, तो उससे उनको कितना इनकम हो जाती है। और फिशरीज उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, फिशरीज के अलावा वो इनकम के लिए क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो ये सभी डेटा जो है उसमें हम कलेक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, कल्चरल एस्पेक्ट में क्या हो गया कि जो भी जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फिश एक कल्चर करनी है, ओके, तो वो किस टाइप के इन्वायरमेंट को सूट करेगी, किस टाइप का इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देती है, फास्ट ग्रोथ रहता है, कल्चर पीरियड कम रहता है।
ओके। तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो हम उस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है कल्चर करें जिससे कि प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा हो। और उसके बाद क्या है, हम डेटा कलेक्ट किस किस लिए करते हैं, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी करते हैं। साइंटिफिक पर्पस मान लीजिए कि हमको किसी फिश के ऊपर स्टडी करनी है, उसका उसकी जो है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेनी, मीन्स उसका हैबिटेट कैसा है, उसकी फीडिंग हैबिट कैसी है, ओके, वो कार्निवोरस है या फिर हर्बीवोरस है, ये सब चीज़ें। उससे क्या होता है कि हम फिश के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे तो क्या है, मान लीजिए कि जैसे उसकी ब्रीडिंग का हो गया, फिर अगर हमने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में उसका ब्रीडिंग का एक कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का कोई तरीका निकाला तो क्या है, हम उस फिश को फिर अगर हम उसको कल्चर करने जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से कल्चर कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। अगर ब्रीडिंग उसकी सक्सेसफुली हम कर लेंगे तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कर लेंगे तो क्या है, हम उसको अच्छे से कल्चर कर पाएंगे, उसका पॉपुलेशन हम ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो उससे क्या है, जो भी हमारे फिशरमैन हैं उनको और ज़्यादा इनकम होगी। तो ये सब कुछ एस्पेक्ट हैं जो कि जैसे कि आपने देखा, मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो गया, कॉमर्शियल एस्पेक्ट हो गया, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया, साइंटिफिक एस्पेक्ट हो गया। इन सब एस्पेक्ट्स में जो डेटा कलेक्शन है वो किया जाता है। ओके, अब क्या है कि डेटा कलेक्शन भी हमारा कई टाइप से होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डेटा जो है हमारा दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा सेकेंडरी डेटा होता है। तो प्राइमरी डेटा होता है कि जो भी हम डेटा खुद से जाकर कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा में आएगा, और सेकेंडरी मतलब कि वो डेटा पहले से अवेलेबल है, ओके, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, पहले से अवेलेबल डेटा को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। तो अब प्राइमरी डेटा में हम कलेक्शन किस किस टाइप से करते हैं, तो यहाँ पर एक देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द कॉमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशरमैन देमसेल्व्स। ओके, जो भी फिशरमैन होते हैं, जो कॉमर्शियल तरीके से फिश कैच करते हैं, कॉमर्शियल तरीके से मतलब कि उन्होंने फिश को कैच किया उसके बाद उसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं, ये कॉमर्शियल तरीका हो गया हमारा। और सेकंड है रिक्रिएशनल फिशरमैन। रिक्रिएशनल फिशरमैन क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए मछली पकड़ते हैं, ओके। तो अगर हम इस टाइप से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए एक फिशरमैन है, उसने फिश को कैच किया, हम उसके पास गए और हमने उससे पूछा कि आपको कौन कौन सी फिश यहाँ पर मिली है, ओके, उसका उससे हमने ये लिया, इंफॉर्मेशन लिया, उसने बताया कि हमको इस वाटर बॉडी से इतने एरिया से जो है इस टाइप की हमको फिश मिलती है, हम यहाँ पर या तो ओकेजनली या तो डेली आकर फिशिंग करते हैं, इस टाइप की फिश हमको मिलती है, ओके। तो ये जब हम फिशरमैन के पास में जा करके उससे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओके। तो इस टाइप से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं इसको फिशरी डिपेंडेंट डेटा कहते हैं, ओके। इसमें क्या करते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये नीतीश, हेलो नीतीश, यस सर, हेलो। ये बताओ, जैसे हम क्या कहते हैं, एक रिवर में गए या फिर एक लेक में गए और वहां पर हम फिशरमैन से पूछ रहे हैं कि किस किस टाइप का आपको यहाँ पर फिश मिलती है, उसको हम एक नोट डाउन कर रहे हैं, एक कोई भी हम कॉपी ले गए हों, तो उसमें कौन सी डायरी लगेगी, लैब रिकॉर्ड लगेगा या फिर फील्ड बुक लगेगी? फील्ड रिकॉर्ड। हाँ, फील्ड रिकॉर्ड आएगी। क्यों? क्योंकि सर उसमें फील्ड में गए हैं सर, इसीलिए। हाँ, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो फिर क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास में, जैसा कि आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी पढ़ा था कि फील्ड डायरी होती है, जिसका कि यूज़ हम क्या करते हैं, फील्ड में करते हैं। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो साथ में अपनी एक डायरी लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो भी हमको चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उस चीज़ को हम साथ में उसमें लिखते जाते हैं। और क्यों लिखते जाते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका आप लोग इम्पोर्टेंस जो है पढ़ चुके हैं, ओके। तो क्या है कि जब भी हम फिशरमैन के पास में जाते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एक डायरी में नोट करते हैं या फिर किसी भी बुक में या कॉपी में नोट कर लिए तो उसको क्या लॉग बुक कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि लॉग बुक्स आर डिजाइन टू कलेक्ट डेटा, मतलब कि जब भी हम फिशरमैन के पास में गए, उससे हमने डेटा लिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया तो वो लॉग बुक हो गई, ओके। और उसमें क्या होता है, उस लॉग बुक में क्या होता है, आपका डेट मेंशन होता है और प्लेस ऑफ फिशिंग, जहां से आपने डेटा वो कलेक्ट किया है, ओके, टाइम और क्या कहते हैं जो प्लेस है उसको हम उसमें मेंशन करते हैं।
नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉग बुक्स इज द मोस्ट टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन करेंट फिशरी कंडीशन। मीन्स क्या, ये जो है आप लॉग बुक से जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये मोस्ट टाइम मतलब कि जब आप गए, आपने देखा, आपने फार्मर से बात की, उसी टाइम आपने उसको नोट कर लिया। ओके, आप उसमें ऐसा नहीं है कि हम आकर के शाम को करें, तो क्या है, क्योंकि आप उसी टाइम करें तो वो रिसेंट डेटा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फिशर्स। उसके बाद जैसे कि ये हो गया कि आप गए फार्मर के पास में, आपने पूछा उनसे और उसको जो भी उन्होंने बताया आपने नोट कर लिया, तो ये आप एक तरीके, ये आपका एक प्राइमरी सोर्स हो गया डेटा कलेक्शन का। नेक्स्ट है साइंटिफिक सर्वे। ओके, अब साइंटिफिक सर्वे में क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर एनजीओज होते हैं, वो क्या करते हैं, फिशरी सेक्टर में काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? डेटा कलेक्शन उनका काम होता है, और वो फिर डेटा को जो है खुद से, या तो खुद से पब्लिश करते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट क्या है, उनको एनालाइज करके एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में लाती है। तो यहाँ पर है फिशरीज scientific surveys are a vital component of stock assessment process। stock assessment process मतलब कि वही डेटा कलेक्शन, मतलब कि जो भी फिश आ रही है वो, ओके, उसको देखना कि कितनी है, कौन सी फिश कितनी है, उसका हाइट या सॉरी लेंथ कितना है, वेट कितना है, तो ये स्टॉक असेसमेंट, जो भी हमारे पास एक फिश का स्टॉक है उसका असेसमेंट करना। ओके, तो साइंटिफिक सर्वे के थ्रू होता है। उसमें क्या होता है, रिसर्च वेसल्स ऑफ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अभी, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर एनजीओज होते हैं जो कि फिशरी सेक्टर में काम करते हैं, वो भी जो है डेटा कलेक्शन में लगे हुए हैं। तो उसी तरीके से एक ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ओके, ये भी जो है डेटा मतलब इसका और भी काम है, लेकिन एक काम है डेटा कलेक्ट करना। क्यों डेटा कलेक्ट करना? जिससे कि मेनली इसका काम ओशियन में डेटा कलेक्ट करने का होता है, जिससे कि ओशियन में जो है फिशेस की स्टॉक की क्या कंडीशन है, कौन सा स्टॉक जो है डिप्लीट कर रहा है, कौन सा स्टॉक इंक्रीज कर रहा है। ओके, जो आप लोगों ने देखा होगा ओशियन में जो है बड़े बड़े ट्रॉलर्स चलते हैं, जो कि एक बार में बहुत सारी फिशेस को जो है कैच करते हैं। उनके जो नेट होते हैं वो पहले, ये मतलब पहले होता था, जो भी आपका इरेगुलर फिशिंग होती थी, उसमें क्या होता था, छोटे मैश साइज के नेट्स यूज किए जाते थे, उससे छोटी बड़ी सारी फिशेस को एक बार में ले लिया जाता था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब उससे क्या हुआ कि अब जैसे छोटी बड़ी सारी फिशेस को अगर आप एक बार में निकाल लेंगे, तो क्या है, फिश जो ओशियन में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में फिश का स्टॉक है वो तो डिप्लीट होने लगेगा, कम होने लगेगा। ओके, क्यों? क्योंकि जो छोटी फिशेज हैं उनको आप बड़े होने का, मेच्योर होने का, ब्रीडिंग करने का जो है चांस नहीं दे रहे हैं, वो डायरेक्ट आप उनको लेकर के फिर वो कंज्यूम कर रहे हैं जिस तरीके से। तो क्या है कि जो फिशेस का पॉपुलेशन है वो डिप्लीट होने लगा, तो गवर्नमेंट को या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये लगा, तो उन्होंने क्या हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि आप इतने ज़्यादा इस साइज से छोटा मैश साइज जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, उसमें एक सर्टेन साइज का मेस होता है, उससे क्या है, जो भी छोटी फिशेज होती हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ईयरलिंग्स होती है, वो क्या है, जब भी आप नेटिंग करेंगे तो वो उस मेस साइज से निकल जाएंगे। तो आप एक सर्टेन साइज की फिश ही जो कि कैच के लायक हो जाती हैं, ओके, उनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो कैच कर सकते हैं, उनको फिर कैच किया जाता है। तो क्या है कि ये जो है आपका नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये खुद भी ये डेटा कलेक्ट करता है, और दूसरा क्या है कि ये कुछ अपने एजेंट्स को जो भी लगा देता है काम पर। वो एजेंट्स क्या करते हैं कि जो भी कॉमर्शियल फिशिंग वेसल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जो कि ओशियन में जाती हैं, वो बोट्स क्या होती हैं, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उन पर रेफ्रिजरेशन का, ओके, कुकिंग का सारा कुछ साधन जो रहता है। वो बोट्स कभी कभी जाती हैं तो 15 दिन के लिए ओशियन में जाती है, ओके, फिर वो 15 दिन बाद फिश को कैच करके लेके आती है। तो क्या है, वो एजेंट भी उनके साथ में चले जाते हैं, ओके, और जब भी ये कोई भी कैच ओशियन से निकालते हैं तो उसके बाद में वो देखते हैं कि कौन कौन से साइज की फिश आ रही है, ओके, कौन सी स्पीसीज ज़्यादा आ रही है, कौन सी स्पीसीज जो है कम नंबर में आ रही है, वो सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहते हैं। तो ये क्या है, मतलब कि जो एनजीओज या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो या तो खुद से भी डेटा को कलेक्ट करती हैं या फिर उनके कुछ एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू डेटा कलेक्ट करती हैं। ओके,
अब क्या है, क्योंकि ये खुद से डेटा कलेक्ट कर रही है तो क्या ये हो जाएगा प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। सो दीज सर्वेज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फिशरी इंडिपेंडेंट डेटा इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ द एज स्ट्रक्चर ऑफ फिश पॉपुलेशन। जैसा मैंने कि आपको बताया था कि जब भी वो कैच लेते हैं तो उसमें से देखते हैं कि जो फिश पकड़ी गई है वो किस एज की है, वो इतनी छोटी तो नहीं है। ओके, तो क्या है उसमें एज स्ट्रक्चर देखा जाता है और किस रिलेटिव एविडेंस ऑफ स्टॉक, उस स्टॉक में कौन सी फिश ज़्यादा है कौन सी फिश कम है, तो ये सब उसमें नोट डाउन किया जाता है। ओके, देन अदर सोर्सेज क्या है हमारे, ये तो पहले प्राइमरी सोर्स हो गया, तो हमारा पहला हो गया जो कॉमर्शियल फिशरमैन है उनके पास में जाकर, और दूसरा क्या है कि जो भी ओशियंस में जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अब या तो खुद से डेटा को कलेक्ट करती है या तो वो अपने एजेंट्स को जो भी कॉमर्शियल फिशिंग वेसल्स होते हैं उन पे लगा देती है और वो साथ में उसके जो है जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग हो गया कि कैच सैम्पलिंग प्रोग्राम्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Observers are placed on commercial fishing vessels to provide information on fishing activities such as effect of fishing activities on protected species. Okay, अब क्या है कि कुछ एरियाज होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ने फिशिंग एक्टिविटी को बैन किया होता है। अगर जो भी कॉमर्शियल वेसल है वो वहाँ पर जाकर फिशिंग एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर आप फिशिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे क्या है वो प्रोटेक्टेड एरिया क्यों है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ओवर फिशिंग हो रही हो जिससे कि वहाँ पर फिश का स्टॉक बहुत कम हो गया हो या फिर कोई फिश ऐसी हो जो एक्सटिंक्ट होने वाली हो, तो क्या है उतने एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि अब यहाँ पर आप फिशिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये कौन सी फिश एक्सटिंक्ट हो रही है, ओके, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया, ये डेटा हमको कहाँ से आया, ये सब डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसके बाद में ऑब्जर्व एनालिसिस करके ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डेटा यहीं से आता है। ओके, उसमें क्या और क्या है कि जैसे मान लीजिए कि फिश कैच करके मान लीजिए अलग अलग हार्बर्स या फिर जो भी जहाँ पर फिश लैंडिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर फिशेस को रखा जाता है। उसके बाद में क्या होता है जो भी डेटा कलेक्शन का काम करते हैं वो आकर के जो है फिश को मेजर करते हैं, उनकी कितनी लेंथ है, उनका कितना वेट है। ओके, ये फिश जो है पकड़ी जानी चाहिए थी या नहीं पकड़ी जानी चाहिए थी, ये सब डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, मीन्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, क्या क्या हम उसमें इंफॉर्मेशन कैसे कैसे लेते हैं। ओके, सो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द फिशरी थ्रू फार्म सर्वे, कैच असेसमेंट सर्वेज, सेंसस एट लैंडिंग साइट्स, काउंटिंग नंबर्स ऑफ फिशर्स, गियर्स, बोट्स एक्सेट्रा। ओके, तो जो एक डेटा होता है उसमें हम क्या क्या लेते हैं कि जैसे कैच असेसमेंट सर्वे, जो भी कैच करके लेकर आए हैं, ओके, फिशरमैन जो भी कैच करके लेके आते हैं उनका हम सर्वे करते हैं कौन कौन सी फिश है। उसके बाद क्या, जैसे हार्बर्स होते हैं, लैंडिंग साइट्स होती हैं, वहाँ पर लैंडिंग साइट्स कितने हैं, ओके, किस लैंडिंग साइट पे कितनी फिश आ रही है, किस किस टाइप की आ रही है, ये इंफॉर्मेशन लिया जाता है। ओके, मान लीजिए एक फिशिंग विलेज है तो एक फिशिंग विलेज में कितने फिश फार्मर्स हैं इसका डेटा तैयार किया जाता है। लोगों के पास, फिशरमैन्स के पास में किस किस टाइप के गियर्स हैं, नेट किस टाइप के हैं, किस किस टाइप के बोट्स हैं। तो ये सब क्या है कि जब भी हम फिशरी डेटा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम फिशेस का ही जाकर डेटा ले लेंगे और हमारा काम होगा, ऐसा नहीं है। उसमें फिशरमैन का भी डेटा लिया जाता है, उनके पास क्या क्या मटेरियल्स हैं, ओके, नेट्स हैं कौन कौन से, ओके, बोट्स हैं कौन कौन से वो गियर्स यूज़ कर रहे हैं, इन सब का डेटा भी उसमें कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या है कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, अब जैसे कि क्या था, जो भी आप जाकर फिशरमैन से डायरेक्ट कैच की बात कर रहे हो, जो भी डेटा ले रहे हो वो क्या है डायरेक्ट मेजरमेंट्स हो गया। अब क्या आता है इनडायरेक्ट कुछ मेजरमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि GIS आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिमोट सेंसिंग आपने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि किसी एक प्लेस का हम इंफॉर्मेशन लेते हैं बिना उस प्लेस पर पहुंचे हुए। ओके, तो क्या है क्योंकि हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। ओके, इसमें क्या आता है GIS आ गया आपका, रिमोट सेंसिंग आ गया। ओके, पोस्ट हार्वेस्ट सर्वे, मतलब आप
पकड़ के ले आए, उसके बाद में जो मार्केट में जाकर हम देखते हैं कि जो भी इसके कंज्यूमर्स हैं, ओके, एक जैसे हमने मान लीजिए कि एक फिशरमैन है, वो फिश कैच करके लेकर गया। हमारा क्या काम था कि जब वो फिश कैच करके लैंडिंग साइट पर लाए तभी हम जाकर उससे डेटा लें कि आपने कौन कौन सी मछली ली है, किस किस कौन कौन सा स्टॉक है उसमें, कौन कौन सी स्पीसीज है, किस स्पीसीज की कितनी लेंथ है, कितना वेट है। एक तो ये था। मान लीजिए आप उससे चूक गए, वो फिशरमैन जो है मार्केट में पहुंच गया अपने फिश को लेकर उसको सेल करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जाकर उससे पूछा कि आपने जो फिश पकड़ी थी उसमें से कितनी सेल हो गई है। ओके, तो हेलो, यस सर। वो पीछे इंटरप्शन किसका? आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके, सो तो क्या है कि कितनी आपकी फिश सेल हुई है, जितनी उसने कैच की और जितनी सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है एक डेटा तैयार कर सकते हैं। सेकेंड इज पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स फॉर डेटा कलेक्शन। अब क्या है कि जो भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं, एक तो क्या है कि हम खुद से जाकर के देखते हैं, दूसरा चीज़ क्या है, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस होता है। पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना। लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने का क्या फ़ायदा है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तो लोकल लोगों से तो मिल ही रही है, और लोकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका जो क्या कहेंगे उसको कि मान लीजिए आप किसी विलेज में गए, ओके, और आपको वहाँ पर डेटा कलेक्ट करना है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ के किसी एक लोकल आदमी को डेटा कलेक्शन में लगा दिया। ओके, अब क्योंकि वहाँ का लोकल आदमी जो है वहाँ के विलेज में जो भी फिशरमैन है उनसे डेटा ले रहा है, क्योंकि जो भी डेटा दे रहे हैं वो उस लोकल आदमी को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको वो ज़्यादा क्या कहते हैं सटीक राइट इन्फॉर्मेशन देंगे इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। मतलब कि मान लीजिए आप किसी एक विलेज में गए और लोगों से पूछने लगे कि आपकी इनकम कितनी है, तो विलेजर्स जो है आपको नहीं जानते, तो आपको क्या वो राइट इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारी कितनी हम संपत्ति है, हमारे पास ये लैंड है, हमारे पास ये इतनी संपत्ति? नहीं देंगे ना, आपको वो नहीं जानते हैं, वो आपको क्यों इन्फॉर्मेशन देंगे? वो सोचेंगे हो सकता है ये इसका कुछ गलत यूज़ करे। वहीं अगर उसी विलेज का कोई आदमी जाकर वो इन्फॉर्मेशन लेगा तो उसको, क्योंकि वो लोग उसको जानते हैं, तो उसको सही जानकारी देंगे। तो क्या है कि लोकल लोगों को अगर हम इस डेटा कलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा करेक्ट होगा। तो यही है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस यही होता है कि लोकल लोगों को उस काम में, जो भी काम हम करने जा रहे हैं उसमें इंक्लूड करना। ओके, अब क्या है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कॉन्स्टेंट्स इन फिशरीज डेटा कलेक्शन। ओके, so first is lack of clearly stated management objective for fishery data collection। okay, अब क्या है इसमें क्या है कि जो भी डेटा कलेक्ट करने जा रहा है उसको यही नहीं पता होता कि हम ये जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो फिर वो उसको किस यूज़ में लाना है। अगर उसको ये पता नहीं होगा तो वो डेटा कलेक्शन में फर्स्ट क्या है कि इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओके, मान लीजिए कि आपको डेटा कलेक्शन के बाद में ये देखना है कि कोई भी फिश है तो उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, लेकिन आपने जिसको भेजा डेटा कलेक्ट करने के लिए उसको ये नहीं बताया कि हमको ये इस टाइप का डेटा चाहिए कि फिश की फीडिंग का डेटा चाहिए, उसके हैबिटेट का डेटा चाहिए। ओके, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपको किस किस टाइप के डेटा की ज़रूरत है, तो वो कोई और डेटा ले आएगा। मान लीजिए वो ले आया कि ये फिश थी, पर्टिकुलर फिश थी, उसका वेट इतना था। ओके, स्पीसीज की जो भी फिशेस थी वो इस लेंथ की मिल रही थी। तो क्या है कि आपका जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव था, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था वो डेटा कलेक्ट करने का, वो पूरा नहीं हुआ। सेकेंड इज लैक ऑफ सफिशिएंट फंडिंग। अब क्या है कि मान लीजिए आप जो है एक जा रहे हैं विलेज में या फिर किसी एक वाटर बॉडी का आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो वाटर बॉडी बहुत बड़ी है, एक बार में उसका डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए वो डेटा कलेक्ट करने में आपको 1 महीना लग गया, तो क्या है
डेटा कलेक्शन में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सफिशिएंट फंड प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, आपको पैसे नहीं दे रहा, मान लीजिए आपको ट्रैवलिंग में जाना है, डेटा कलेक्शन के लिए ट्रैवल करना है, ओके, तो ट्रैवल के लिए अगर वो फंड नहीं दे पा रहे तो आप उस जगह पे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, ओके। तो जब जा नहीं पाओगे तो डेटा आप वहाँ का ले नहीं पाओगे। तो क्या है, जो भी इनसफिशिएंट जो भी फंडिंग होती है वो भी जो है इसमें एक कॉन्स्टेंट की तरह का रोल प्ले करती है। सेकेंड इज एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी। ओके, मतलब कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबिलिटी होती है। अब क्या होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए डेटा कलेक्ट करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट का फिश प्रोडक्शन कितना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ के जो फिशरमैन होते हैं उनसे जाकर बात करोगे, जो फिश कल्चर कर रहे हैं उनसे जाकर बात करोगे कि कितना कितना फिश होता है। अब क्या है कि उसमें कुछ फिशरमैन ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे, मतलब बहुत अच्छे से मतलब है कि वो ज़्यादा बड़े एरिया में फिश कल्चर कर रहे होंगे, ओके। कुछ फिशरमैन होंगे जो कि ज़्यादा एरिया में फिश कैच करते होंगे। कुछ फिशरमैन ऐसे होते होंगे जिनकी नाव की, जिनकी जो बोट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती होगी, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते होंगे फिश कैच करने में, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर गए फिर वापस आ गए, ओके। कुछ फिशरमैन होंगे जो कि पार्ट टाइम फिशिंग कर रहे होंगे, मतलब कि एक स्पेशल सीजन में ही वो फिशिंग करते होंगे, बाकी के जो सीजन होते होंगे उसमें फिशिंग ना करके कोई और एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो क्या है कि अभी आपने देखा कि जो फिश स्मॉल एरिया में भी फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग लार्ज एरिया में कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग परमानेंट फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एक स्पेशल सीजन में ही फिशिंग करते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि जब मानसून सीजन आ गया तब फिशिंग कर रहे हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा फिश मिलती होगी। तो क्या हो गया कि अब आपको क्या, आप तो एक ही आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो उसमें क्या है कि डेटा के मिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। मान लीजिए आप स्मॉल फिशरमैन के पास में गए तब तक बिग वाला छूट गया, बिग जो भी बड़ा फिशरमैन है उसके पास गए तब तक जो छोटा फिशरमैन है वो छूट गया, ओके। अब मान लीजिए कि आप एक फिशरमैन के पास गए जो कि पार्ट टाइम फिशिंग कर रहा है, वो या तो सुबह करता है या तो शाम को करता है, ओके। और आपने अपना डेटा कलेक्शन का टाइम सुबह बना लिया कि हमको सिर्फ सुबह ही जाकर, क्योंकि आपको लगा कि सुबह ज़्यादा फिशर्स मिलती हैं, ज़्यादा फिशरमैन इन्वॉल्व रहते हैं फिशिंग के एक्टिविटी में, तो हमको सुबह डाटा मिलेगा। तो क्या हुआ, उससे क्या है, शाम में जो भी फिशिंग करते हैं, जो भी फिशरमैन शाम को फिशिंग कर रहे हैं उनका डेटा छूट गया। इसी तरीके से सीजनल फिशिंग ऑपरेशंस हो गए, किसी एक पर्टिकुलर में अगर कोई फिशिंग कर रहा है, आपने उस पर्टिकुलर सीजन का तो डेटा ले लिया, लेकिन उसके बाद जो फिशिंग कर रहा है उसका आपको डेटा नहीं मिल पाएगा। तो क्या है कि ये डेटा कलेक्शन में कई सारी वेरिएबिलिटी, कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जो भी आपको जो है पूरा और सटीक डेटा मिल पाएगा। Next is non-compliance with rules and regulations by fishermen. Okay. अब क्या है कि जो भी फिशरमैन होते हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि कोई एक रूल बनाया है कि इस पर्टिकुलर सीजन में, जैसे कि मानसून सीजन होता है, वहाँ उस मानसून सीजन में फिशिंग एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म करनी है, फिशेस नहीं कैच करना है। क्यों? क्योंकि वो ब्रीडिंग का सीजन रहता है। अगर उस समय आपने फिश कैच कर लिया तो फिशेस ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगी, जो फिशेस का स्टॉक है वो कम होने लगेगा। तो क्या होता है कि कुछ जैसे होते हैं कि फिशरमैन उसको नहीं मानते हैं, ओके, वो उस टाइप की फिश भी कर लेते हैं। तो आपको जो रियल डेटा मिलना चाहिए था कि इस मानसून सीजन में जो है फिशेस ब्रीड करके जो है उनका इतना स्टॉक हो गया है, ठीक है, वो डेटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि फिशेस तो कैच कर ली गई पहले ही। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अब क्या है, डेटा कलेक्शन भी एक क्या कहते हैं, उसमें स्किल लगता है, ओके। कौन कौन सा सर्वे आपको करना है, ओके, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, हाँ, कहाँ कहाँ पर जाना है, फार्मर्स से किस टाइप से बात करनी है, ओके, किस किस फिश का हमको सैंपल लेना है। वो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में आप किसी एक स्पेशल फिश का ही डेटा कलेक्ट कर रहे हों। तो क्या है कि उसमें भी तो अगर फार्मर्स को पता नहीं है, जो भी फार्मर नहीं, जो भी डेटा कलेक्शन जा रहा है उसको पता नहीं है कि वो फिश कहाँ कहाँ मिलेगी, हाँ, किस किस टाइप के फिश फार्मर से बात करने पर हमको रियल डेटा मिल सकता है,
तो ये भी क्या है कि स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो हमारा डेटा कलेक्शन का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, सेकंड इज नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट इन डेटा कलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें पहले, जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, मतलब कि आप लोकल लोगों को अगर इन्वॉल्व करोगे तो क्या है, आपको ज़्यादा सटीक डेटा मिल पाएगा। तो क्या होता है, आप मान लीजिए कि कभी गए एक पर्टिकुलर विलेज में, वहाँ पर आपने कुछ लोगों से बात की कि हमको इस टाइप का डेटा चाहिए, लेकिन लोगों का जो इंटेंशन है वो आपको हेल्प करने का नहीं है, वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में भी क्या है, आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सेकेंड इज नो सैम्पलिंग डिज़ाइन। ओके, जब भी आप सैम्पलिंग करने जाते हो तो एक प्लान करके जाते हो कि हमको ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या का फॉर्मूला अडॉप्ट करना है, या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग का फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई, इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो आप क्या है, सिंपली जाओगे, जो भी फिश आपको मिलेगी नोट कर कर चले जाओगे। उससे जो है आपका डेटा कलेक्शन का जो प्लान था वो पूरा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज कैप्चर फिशरी मेनली ट्रेडिशनल, नो फिक्स टाइम एंड लैंडिंग सेंटर। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि आप मान लीजिए आपने एक टाइम फिक्स किया है कि हम इस टाइम पर जाएंगे और फार्मर्स से डेटा लेंगे, लेकिन जो फार्मर उस टाइम के बाद में फिश कैच कर रहे हैं उनका क्या, उनका तो डेटा आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो क्या है कि ये भी एक कांस्टेंट है, एक बाधा उत्पन्न करता है जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ डेटा रिपोर्टेड, नो स्पीसीज डेटा आर अवेलेबल। मतलब स्पीसीज वाइज डेटा हमको नहीं मिलता है। फार्मर जो है, जो भी फिशरमैन है, वो जो भी फिश कैच करके लाता है हम सिंपली नोट कर लेते हैं कि ये इतनी इतनी फिशें मिली, उसमें कौन सी फिश कितनी मिली है, ओके, कौन सी स्पीसीज की कितनी फिश मिली है, उसकी उनका जो लेंथ और वेथ रेशियो क्या है, ये सब हमको जो है वहाँ पर नोट करना पड़ता है। अगर ये सब आप नोट नहीं कर रहे हो तो वो भी एक जो एक्यूरेट वे है डेटा कलेक्शन का वो नहीं हो पाता है। सेकेंड थिंग इज रूटीन कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा ओनली प्रोजेक्ट बेस्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल डेटा में क्या क्या होता है कि फिश का हैबिटेट कैसा है, उसकी फीडिंग हैबिट कैसी है, वो कब ब्रीड करती है, उसकी फैकल्टी कितनी है। अगर आप नॉर्मल एक डेटा कलेक्शन करने जा रहे हो, नॉर्मल डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि कौन सी फिश कितनी मिली, वो सब हमने नोट कर लिया, उससे क्या सिर्फ हम प्रोडक्शन डेटा देते हैं। लेकिन जो ये बायोलॉजिकल डेटा है, मेनली प्रोजेक्ट्स में ही आपको आप सर्वे करते हैं। तो मतलब क्या है कि जो भी हमारा रूटीन कलेक्शन होता है उसमें हम बायोलॉजिकल डेटा को नहीं इंक्लूड करते हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट में ही इंक्लूड करते हैं। सेकेंड इज सोशियो इकोनॉमिक डेटा नॉट कलेक्टेड ऑन अ रूटीन बेसिस। अब क्या है कि जो भी हमारा, मान लीजिए हमने फिश का तो डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो फिश फार्मर है उनका भी डेटा हमको टाइम टाइम पर जो है रेगुलर इंटरवल पर करना चाहिए। मान लीजिए कि हमने एक फिशिंग विलेज का डेटा आज कलेक्ट कर लिया, ओके, आज मतलब कि 1-2 महीने में कलेक्ट कर लिया, अब 1 साल बाद हमको फिर से करना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, अगर फिश का स्टॉक बढ़ा है तो उससे जो फिश फार्मर है उसका इनकम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, अगर इनकम बढ़ा है तो उससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या सुधार आया है। तो ये सब डेटा भी हमको जो है टाइम टाइम पर लेना चाहिए। सेकेंड इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिशिंग विलेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोडक्शन का फिश प्रोडक्शन का डेटा है वो तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो फिशरमैन है, ओके, जो फिशर्स की पॉपुलेशन है वो कौन सा गियर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी बोट्स यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए गियर यूज़ भी कर रहे हैं तो वो गियर कितनी है, कितनी बोट है उनके पास में, इन सब के डेटा जो है वो जनरली नहीं लिए जाते हैं। तो जो जब भी हम डेटा कलेक्शन करने जाते हैं हमें इन सब चीज़ों ये सब डेटा भी लेने चाहिए। सेकेंड इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स, स्टेट्स। ओके, अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि हमको जो महानंदा रिवर है उसका डेटा कलेक्ट करना है कि उस रिवर में कौन कौन सी फिशेज हैं, ओके, किस किस उनका लेंथ वेट कितना होता है, इस चीज़ का डेटा लेना है। अब क्या है कि जो महानंदा रिवर है, जैसे आप वो 3 स्टेट्स में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि वो वेस्ट बंगाल बिहार में दोनों में बहती है। अब क्या है, जो वेस्ट बंगाल का अपर स्ट्रीम है सिलीगुड़ी, वहाँ पर उसका ओरिजिन है, हाँ,
वहाँ से फिर वो बिहार में एंटर करती है, फिर बिहार से जाकर फिर वेस्ट बंगाल में जो गंगा में के साथ मिल जाती है। ओके, तो क्या है कि मान लीजिए हमको अब एक काम दिया गया कॉलेज ऑफ फिशरीज को, जो कि आपका किशनगंज में, इस नदी का डेटा कलेक्ट करने का। तो बिहार में तो हम आसानी से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हमको वेस्ट बंगाल में एंटर करना पड़ेगा तो क्या है, वहाँ की जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो वेस्ट बंगाल का मान लीजिए जो फिशरी डिपार्टमेंट है, उसको एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा या उससे परमिशन मान लीजिए लेने पड़ेगा कि हमको यहाँ पर इस रिवर का वेस्ट बंगाल में फ़िश कैच कितना है, कौन कौन सी फिशेज हैं, इसका डेटा लेना है। तो क्या है, मान लीजिए कि अगर वो परमिशन देता है तब तो बहुत अच्छा है, हम आसानी से कलेक्ट कर लेंगे, या तो वो परमिशन नहीं देता है, या तो फिर अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया लेटर को, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या है, ये कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है, जो कि हमारा जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है उसको भी हैम्पर कर रहा है। तो lack of coordination between agencies is also a constant for the data collection. Next is no validation of data collected and compiled. अब मान लीजिए कि हमको डेटा कलेक्ट करना है, उसके लिए हमने 5 लोगों को लगाया, पांचों को अलग अलग जगहों पे भेज दिया। अब वो जो डेटा लेकर आ रहे हैं वो कितना सही है, वो रियली फार्मर के पास गए थे, रियली वो उस वाटर बॉडी के पास गए थे, वहाँ पर फार्मर से बात करके रियली उन्होंने वो चीज़ डेटा कलेक्ट कर लिया, या फिर अपने मन से कुछ भी लिख दिया है। इस बात का तो वैलिडेशन हमको करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड थिंग क्या है कि मान लीजिए कि फिशरी डिपार्टमेंट ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद में जो भी हमारे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मान लीजिए कोई एनजीओ है, उसने कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया। अब क्या है, उस डेटा को मिलाने के लिए हमको दोनों डेटा को तो कंपाइल करना पड़ेगा ना। तो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हम डेटा लेकर आते हैं उसका वैलिडेशन भी नहीं होता और उसका कंपाइलेशन भी नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा डेटा क्या है, सेग्रीगेटेड फॉर्म में हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। वो एक किसी भी कंक्लूजन, उस डेटा से हम कोई भी एक कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो ये एक डिफ़िकल्टी आती है डेटा कलेक्शन में। नेक्स्ट इज इन अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड्स इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट यूज ऑफ सैंपल सर्वे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है, जो भी सर्वे हमको कौन कौन से मेथड यूज़ करना होता है वो चीज़ नहीं पता रहती है, तो उससे भी जो हमारा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो हैम्पर होता है। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, एयर, बोट्स, स्पीसीज एक्सेट्रा। अब क्या है, मान लीजिए कि हमको डेटा कलेक्ट करना है किसी वाटर बॉडी का। जो मैंने आपको बताया था पहले की क्लासेस में कि जो भी वाटर बॉडी होती है वो कुछ वाटर बॉडीज होती हैं जिनका कि कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो मरीन में आएंगी या फिर ब्रैकिश वाटर में आएंगी या फ्रेश वाटर में आएंगी। मतलब क्या है कि उनकी डेफिनेशन डिफाइन करने का जो राइट होता है वो कंट्री के पास में होता है। ओके, तो मान लीजिए किसी कंट्री ने ब्रैकिश वाटर का एक डाटा दिया दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि पूरे वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन कितना होता है वो डेटा कंपाइल कर रही है। ओके, तो क्या है कि उसने वो डेटा दिया ब्रैकिश वाटर का, लेकिन दूसरे दूसरी कंट्री के लिए वो जो वाटर बॉडी है वो मराइन उसमें आती है, मराइन वाटर बॉडी में आती है। तो क्या है, अब वहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम इसको मरीन वाटर बॉडी में रखें या फिर ब्रैकिश वाटर बॉडी में रखें। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया गया है कि कौन सी वाटर बॉडी को किस में रखना है, मरीन में रखना है या ब्रैकिश वाटर में रखना है। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी इन फंडिंग डिस्टर्बिंग टाइम सीरीज डेटा। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम डेटा कलेक्शन का काम करते हैं उसमें फंड इन्वॉल्व रहता है। ओके, जैसे मान लीजिए हमको डेटा कलेक्शन के लिए वाटर बॉडी में अंदर जाना है, तो हमको नाव की या बोट की ज़रूरत पड़ेगी। बोट हम यूज़ करेंगे तो जो बोट का ऑनर है उसको कुछ तो रेवेन्यू भी हमको उसको देना पड़ेगा, कुछ किराया देना पड़ेगा। और अगर हम जो एजेंसी है वो ऐसी है कि वो आपको फंड नहीं दे रही, तो आप जाहिर सी बात है उस जगह पे नहीं जा पाओगे डेटा कलेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट इज फिशरमैन्स अनविलिंगनेस टू गिव इंफॉर्मेशन। मैंने पहले बताया था कि अगर आप किसी विलेज में गए, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उनका वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं हमको वो डेटा चाहिए। अगर उनका मन होगा तभी वो देंगे। उसके बाद है क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म टू वैलिडेट सर्वे एस्टीमेट इज नॉट फॉलोड। क्रॉस चेकिंग क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी डेटा लेकर आए, ओके, या फिर आपने किसी से कुछ पूछा, तो उस जब आपने किसी से कुछ पूछा और उसने बताया, तो जो बताया वो सही बताया कि नहीं बताया, उसके लिए आप वही चीज़ दूसरे से पूछ सकते हो। हाँ, मैं मतलब कि मैंने मान लीजिए मैं गांव में गया, मैंने पूछा कि एक फैमिली से पूछा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसने बोला मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को क्रॉस चेक करेंगे। कैसे करेंगे, हम उसी गांव के कुछ लोगों से पूछ लेंगे कि इनके फैमिली में कितने सदस्य हैं। अगर चार हैं तो ठीक है, उसने सही बताया। अगर कुछ और नंबर पता चलता है तो मतलब उसने गलत बताया। फिर क्या है कि जो भी हम डेटा हमने कलेक्ट किया था उसकी क्रॉस चेकिंग हो गई। ओके, तो क्या है कि कई बार होता है कि जो भी हमको डेटा दिया जाता है वो सही नहीं होता है, तो उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। उसमें उसमें क्या है, डेलिब्रेट मिस इंटरप्रेटिंग, मतलब कि आप जहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हो वहाँ के लोग जो है कुछ जानबूझकर आपको सही डेटा नहीं देते हैं। सेकेंड इज लैक ऑफ अटेंशन टू स्मॉल स्केल फिशिंग एक्टिविटीज़। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिशिंग एक्टिविटी जो है लार्ज एरिया में भी होती है, स्मॉल स्केल में भी होती है, जो कि छोटे एरिया में होती है। तो क्या होता है कि कई बार आप गए, आपने स्मॉल स्केल फिशरमैन से बात किया, लेकिन उसने सही डेटा नहीं दिया, तो आप उसकी क्रॉस चेकिंग अलग जगह जाकर कर लोगे। अब क्या उसमें और क्या चीज़ है कि लैक ऑफ कैपेसिटी और ट्रेनिंग ऑफ लोकल फिशरी ऑफिसर। जो भी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, ओके, डेटा कलेक्शन मैंने आपको बताया एक स्किल्ड काम होता है। उसमें आप कई सारी मतलब सैंपल सर्वे कौन सा करना है, किस टाइप के क्वेश्चनर को पूछना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसकी एक ट्रेनिंग अगर उसको नहीं मिली रहेगी तो उसमें भी उसको काफ़ी दिक्कतें आएंगी डेटा कलेक्ट करने में। उसके बाद एरर इन कैश रिपोर्टिंग। जो भी हमको डेटा दिया जाता है वो सही से नहीं होता है। या फिर मान लीजिए कि रिपोर्टिंग आपको करनी है, आप एक जगह गए, वहाँ पर आपने देखी एक्टिविटीज़, लेकिन उस टाइम आप नहीं उसको नोट डाउन कर पाए, तो क्या आप करेंगे, बाद में रिकॉल करेंगे। अब कितना रिकॉल कर पाते हैं, जो भी रिकॉल कर पाते हैं वो सही है या गलत है, उस पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, क्या है कि जैसे आप गए, आपने डेटा कलेक्शन करने के लिए आप फार्मर से बात कर रहे हैं, वुमेन से बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन से बात कर रहे हैं, तो क्या है कि डिफिकल्टी उसमें भी होती है कि जो भी आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये चीज़ है। नेक्स्ट इज हाईली डिस्प्रेस्ड एंड आइसोलेटेड नेचर ऑफ फिशिंग एंड लैंडिंग एरियाज। क्या है कि जो भी आपके लैंडिंग एरिया है, वो जो आपका मेन पॉपुलेटेड एरिया रहता है या फिर जो भी टाउन रहता है, वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो आइसोलेटेड रहते हैं। ओके, वहाँ पर तो आपको क्रॉस चेक करने में कभी कभी दिक्कत होती है कि वहाँ पर लोग नहीं मिल रहे हैं। जो आप एक फार्मर ने आपको डेटा दिया है, उसको आप क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सेकेंड थिंग इज अनकाउंटेड लैंडिंग प्लेसेस। मान लीजिए आप एक रिवर में डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, ओके, तो वहाँ पर तो रिवर के अगल बगल में विलेजेस काफ़ी होते हैं। वो जो वहाँ के जो फिशरमैन होते हैं वो टाइम टाइम पे जो है अपना फ्रिक्वेंटली जो है फिशिंग एक्टिविटी करते हैं, फ्रिक्वेंटली फिश को कैच करते रहते हैं। वहाँ पर कोई लैंडिंग सेंटर एक फिक्स नहीं रहता है, जिसका जहाँ पे मन किया वहाँ पर जाकर उसने फिश कैच किया, उसको लेकर आ गए, तो आपको वहाँ पर डेटा नहीं मिल पाएगा। और ठीक है, आप कब कब जाएंगे, कहाँ से डेटा लेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंड थिंग इज माइग्रेशन ऑफ फिशरमैन फ्रॉम वन एरिया टू द अदर फॉर फिशिंग। मान लीजिए किसी एक सीजन में कोई एक फिशरमैन है, वो एक प्लेस से फिशिंग कर रहा है, फिर वहाँ पर अब क्या है, दूसरे सीजन में मान लीजिए किसी दूसरे प्लेस पर जो है ज़्यादा फिशर मिल रही, तो वही फिशरमैन दूसरी जगह पे चला गया, माइग्रेट करके चला गया। ओके, तो अब क्या है, आप हो सकता है कि आप एक ही डेटा जो
जो डेटा जो है क्या कहते हैं, आपको एक ही फिशरमैन से ज़्यादा डेटा मिल जाए, ठीक है, पहले यहाँ पर आपने वो लिया, फिर आपने उसी फिशरमैन से वहाँ पर भी डेटा लिया, तो उसमें क्या है, क्रॉस चेकिंग नहीं हो पाती है। Next is second is the multi-species composition of catches and the landing of catch is unsorted condition। वही मैंने बताया था कि एक जो भी एक मान लीजिए एक रिवर है, वहाँ पर तो आप कई कई जगहों से फिशेस को पकड़ सकते हैं ना, तो कहाँ वो क्या है, वो फिशेस वो प्लेसेस जो है फिक्स नहीं है। फिश फार्मर्स कभी एक जगह से फिश कैच करते हैं, फिर उसी रिवर में अगर थोड़ी दूर पर उनको ज़्यादा फिश मिल रही तो वहाँ से कर लेते हैं। तो क्या है कि एक तो वो जगह आपको फिक्स नहीं है कि हमको यहीं पर जा कर के हमको डेटा मिल जाएगा, हमको फिशरमैन मिल जाएंगे, हम उनसे पूछ लेंगे कि कितनी फिश कैच हुई, ओके। उसके बाद में एक कैच में कई सारी स्पीसीज आ जाती हैं, ओके, तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं उसमें वो नहीं हो पाता है। सेकेंड इज नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब कलेक्शन क्यों कलेक्ट करते हैं हम, जो भी उसका क्या ज़रूरत होती है, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो किस लिए कलेक्ट करते हैं, तो to obtain status and trend information on the fisheries and the environment for the formulation assessment of management interventions। okay, तो इसमें क्या है कि जो भी हम मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, मतलब अगर हम किसी एक वाटर बॉडी के लिए कोई पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ या फिर प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ घोषित करने जा रहे हैं, या फिर किसी एक वाटर बॉडी को ही हम प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने जा रहे हैं, तो हम क्यों मतलब उसको क्यों घोषित करने जा रहे हैं, उसका क्या बेस है, वो डेटा हमको कहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये सब जो भी हम प्रोटेक्टेड एरिया या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज जो भी हम घोषित करते हैं या फिर अनाउंस करते हैं, वो हम इसी जो भी हमको ये जो डेटा मिलता है उसके बेस पर करते हैं। ओके, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या स्टेटस है, वो फिश ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, एक एवरेज, जैसे मान लीजिए एक बार में हमको कोई एक फिश स्पीसीज है, वो किसी एक प्लेस पे अबंडेंट है, वो ज़्यादा मिलती है, लेकिन धीरे धीरे कैचिंग एक्टिविटी करने के कारण वहाँ पर उस फिश स्पीसीज पर्टिकुलर फिश स्पीसीज की कमी हो गई। तो मतलब क्या है कि वो फिश स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, ओके। तो क्या है, हमको उसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज में डालना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर फिशरमैन उसको कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, तो मतलब यही कि मैनेजमेंट एस्पेक्ट के लिए जो है हमको डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड इज़ टू एक्सेस मैनेजमेंट इंटरवेंशंस कंसर्निंग द फिशरी। सेम ही है ये भी जो ऊपर से ही है। थर्ड इज टू जस्टिफाई द रिक्वेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ फंडिंग। अब मान लीजिए कि आप किसी एक वाटर बॉडी में कोई एक एरिया प्रोटेक्टेड करने जा रहे हैं, वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी बैन करने जा रहे हैं, तो फिशिंग एक्टिविटी बैन करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लिख दिया कि यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी बैन है। मान लीजिए कि वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी बैन है, फिर भी लोग जाकर वहाँ पर फिश कैच कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ वहाँ पर लोग लगाने पड़ेंगे या फिर उस एरिया को घेरना पड़ेगा, ओके। तो वहाँ पर लोगों को लगाने के लिए, उस एरिया को घेरने के लिए क्या है, आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब क्या है कि आपने जो भी उस एरिया को अगर आप घेर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्योंकि ये एरिया प्रोटेक्टेड एरिया होने जा रहा है, इसलिए जो है उसको घेरने के लिए हमको फंड की ज़रूरत है। तो जब तक आप एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं, तब तक आपको फंड नहीं मिलेगा। और वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन आप कैसे दे सकते हैं, डेटा के को यूज़ करते हुए दे सकते हैं कि ये फ़िश या फिर इस एरिया में पहले हमको ज़्यादा फ़िश मिलती थी, अभी कम फ़िश मिल रही है, ठीक है। सेकेंड इज टू फुलफिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। अब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं कि कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि हम एक वाटर बॉडी में जा रहे हैं, फिश कैच कर रहे हैं रिवर में, वहाँ पर क्या होता है, पर यूनिट कैच कितना हमको आया है, तो वो एक पर्टिकुलर वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस टाइप का कुछ जो है एक लॉ बना दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि पूरे जो कंट्री होती है उसमें फॉलो करना पड़ता है, इंटरनेशनल लॉ होता है, उसको पूरा करने के लिए जो है हमको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू इम्प्रूव इंफॉर्मेशन।
ओके, अब कौन कौन से अप्रोचेस हम करते हैं जो भी हमको डेटा लेना पड़ता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कि जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो जाकर की डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उस डेटा कलेक्शन के लिए भी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो डेटा कलेक्शन नहीं हो पाता है, काफ़ी सारी उसमें दिक्कतें आती हैं। Next is alternative method include individual fishers, household and community data। मतलब individual fisher आप अलग अलग फिशरमैन से जाकर के डेटा कलेक्ट करते हो। सेकेंड इज हाउस होल्ड, मतलब एक फैमिली से जाकर के जो डेटा कलेक्ट करो। मान लीजिए एक फैमिली है उसमें 3 लोग फिशिंग एक्टिविटी में लगे हो, तो उन तीनों लोगों से आपको पूछना है कि आपको किस किस टाइप की फिशेज मिल रही हैं। फिर कम्युनिटी डेटा, एक फिशिंग विलेज हो गया मान लीजिए, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सबका एक ही काम है फिश कैच करना, उसको लाना और मार्केट में सेल करना। तो वो क्या हो गया, एक कम्युनिटी हो गई जो कि एक पर्टिकुलरली काम कर रही है, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट करना। तो ये हमारा अप्रोच हो गया। फर्स्ट अप्रोच क्या था, इंडिविजुअल अप्रोच हो गया कि हम अलग अलग फार्मर से जाकर बात कर रहे हैं। सेकेंड अप्रोच क्या हो गया कि हम एक हाउस होल्ड को यूज़ कर रहे हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और थर्ड अप्रोच हो गया कि हम कम्युनिटी, पूरी एक कम्युनिटी है वहाँ पे जाकर जो लोगों से बात करके जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेटा अलोन आर नॉट ऑलवेज एनफ टू मैनेज अ फिशरी और डेवलप फिशरी पॉलिसी। जैसे कि क्या है कि अब सिर्फ डेटा, कोई मान लीजिए कि एक क्लास है, ओके, वहाँ पर 25 स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम के बाद में 25 स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स आए, ओके। अब किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए ये तो आपको पता है, लेकिन उसमें से फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, ये डेटा आपको कब मिलेगा? ये डेटा जब आप जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क हैं उनको प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके आप एनालाइज करेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसको सबसे ऊपर रखेंगे, फिर सेकंड में हाईएस्ट जिसका है उसको सेकंड में रखेंगे, थर्ड हाईएस्ट जिसका है उसको थर्ड रखेंगे। तो ये क्या है कि जो मार्क्स को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से रख रहे हो वो मार्क्स को कैटेगराइज कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो। हाँ, तो इससे क्या है कि जो भी आपका डेटा था, पहले क्या था, सिर्फ स्टूडेंट्स थे और उनका मार्क्स था, उसमें आपको ये पता नहीं था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में था। अब आपने क्या किया, उसको एनालाइज किया और उसको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से उसको अरेंज कर दिया। तो क्या है कि जैसे आप इसी तरीके से इसमें भी कि अगर आप फिशरी का कोई डेटा लेकर आए लेकिन वो डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप उससे भी कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए फिश स्पीसीज का आपने डेटा लिया, 25 स्टेट का लिया या जितने भी स्टेट का, ओके, तो अब किस स्टेट में उस पर्टिकुलर स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो डिग्रेड कर रही है या फिर उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप उसको एनालाइज करोगे, सबसे ज़्यादा वो फिश जिस स्टेट में पाई जाती है उसको फर्स्ट पे रखोगे, फिर सेकंड में जिस स्टेट में पाई जाती है उसमें रखोगे, तो इसी तरीके से फिर आपको पता चलेगा कि किस स्टेट में जो है कम वो फिश मिल रही है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो सिर्फ डेटा कलेक्शन ही नहीं, उसको एनालाइज करना भी जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डेटा कलेक्शन है। अब क्या है, ये एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड का ये पार्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ओके। तो क्या है कि जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट इज द बेस्ट फॉर लार्ज स्केल, जो क्या है, जो भी हमारे लार्ज स्केल के वाटर बॉडीज हैं जैसे रिजर्वॉयर्स हो गए, लेक्स हो गए, अब वहाँ पर क्या है कि आप जाकर डायरेक्ट, क्योंकि वो लार्ज स्केल के हैं, ठीक है, जाकर आप डायरेक्ट वहाँ पर सैम्पलिंग कर सकते हो और जो भी डेटा आएगा वो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या होगा कि पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज हो गया कि आप डायरेक्ट फिश को हैंडल नहीं कर रहे हो या फिर डायरेक्ट डेटा नहीं ले रहे हो, आप दूसरे से डेटा ले रहे हो, पूछ रहे हो। पार्टिसिपेटरी मतलब आप दूसरे के से पूछ रहे हो या फिर दूसरों को भी उसमें जो है जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है उसमें लगा रहे हो। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे फिशरमैन होते हैं या फिर अदर स्टेक होल्डर्स हो गए जो कि फिशिंग एक्टिविटी में या फिर बोट कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं या तो गियर कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, उनको भी हम डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है या फिर जो डेटा कलेक्शन है उसमें हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। सो ये आज का क्लास इतना ही है।